नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है भारत में मृदा एवं प्रकार। यानी कि भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, हम समझेंगे मृदा होती क्या है। आप सभी को पता होगा कि अलग अलग क्षेत्र में मृदा जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो इन सब को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, और ये जो आपका पूरा टॉपिक है यह आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से संबंधित है। इस लिहाज से ये टॉपिक हमारा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मृदा के बारे में कि मृदा होती क्या है। मृदा यानी मिट्टी। आप सभी देखते हैं कि पृथ्वी पर, धरातल पर एक ऊपरी परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसे कि मृदा कहते हैं, और इसका मुख्य रूप से उपयोग फसलों को उगाने के लिए, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। अब इनकी संरचना यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि मिट्टी बने कैसे, तो चट्टानों के छोटे छोटे कण बने और उनका अपक्षय हुआ, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका मिश्रण होता है, तब जा करके मिट्टी बनती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें कुछ घटक पाए जाते हैं। वो कौन कौन से घटक है, तो इसमें कुल मिलाकर के 4 घटक पाए जाते हैं। खनिज कण यानी कि चट्टानों के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ह्यूमस यानी वही सड़े गले पेड़ पौधे। पानी जो कि पौधों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। हवा, ये भी पौधों के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। तो अगर ये 4 घटक किसी मृदा में पाए जा रहे हैं उपयुक्त मात्रा में, तो वो मृदा काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। यानी कि मृदा अगर उपजाऊ है तो उसकी ये डेफिनेशन होती है कि उसमें ये 4 घटक पाए जाते हैं। अब इसी के साथ निर्माण प्रक्रिया समझेंगे कि मृदा बनी कैसे। तो तापमान परिवर्तन यानी कि तापमान का बदलता स्वरूप, साथ ही साथ बहता हुआ पानी, बारिश, हवा और ग्लेशियर यानी कि बर्फ के पिघलने से, हिम के पिघलने से इसका निर्माण होता है। धीरे धीरे इनकी निर्माण होती है। और आप सभी को बता दें, जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, इसका निर्माण जो है वो तात्कालिक रूप से नहीं होता है, बल्कि इसको बनने में, ये जो मिट्टी है इसके कुछ सेंटीमीटर को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए भी मृदा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को समझने के लिए उनकी आसान सी परिभाषा बनाई है और इसे कुल 8 प्रकार में विभाजित किया है। यानी कि मिट्टी के कुल 8 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक बार हम इनका नाम देख लेते हैं। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे बड़ा मृदा समूह है, कुल क्षेत्रफल का 46% है। हालांकि जो मिट्टी है, ये जो 8 प्रकार की मिट्टी है, हम इन्हें आगे एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगली है लाल और पीली मिट्टी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक रूप से फैली है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी मिट्टी के बारे में, जिसका नाम है काली मिट्टी, जिसे अक्सर रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि कपास की खेती के लिए काफ़ी ये आदर्श मानी जाती है काली मिट्टी। और चौथा है रेगिस्तानी मिट्टी, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली है लेटराइट मिट्टी, जो कि मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मिट्टी मानी जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगली है हमारी पर्वतीय मिट्टी, जो कि आप नाम से इसे देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी, इसलिए इसे पर्वतीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगली है लवण और क्षारीय मिट्टी, इसमें नमक की उच्च मात्रा होती है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो ऐसी मृदा है जिसमें कि लवण और क्षार की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। अगला और अंतिम है पीट और दलदली मिट्टी, जो कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अब ये जो मिट्टी के कुल 8 प्रकार हैं, हम इन्हें आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में हम जानेंगे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी जो है, इसे कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम इसके भौगोलिक विस्तार को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम ऊपर ऊपर देख लेंगे कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे मैप पर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन रीजन में ये पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नर्मदा तापी नदियों वाले घाटी वाले तटीय मैदान में मुख्य रूप से ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी है, इसकी विशेषता ये है कि ये गाद से निर्मित है। यानी कि नदियों के द्वारा जो बहा करके लाया जाता है गाद, ये इकट्ठा होते हैं और इसके बाद निर्माण होता है किसका, जलोढ़ मृदा के। तो ये इसकी विशेषता है। अब इसके रंग की बात कर लेते हैं, तो इसका रंग जो है वो धूसर रंग का होता है, या तो आप समझ सकते हैं कि राख के समान ये धूसर रंग का होता है। और इसकी एक और अच्छी विशेषता है
कि इसमें जो है वो जल निकासी काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी अच्छी होती है। अब एक जो और समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो आपकी जलोढ़ मृदा है ये दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। अब खादर मृदा जो होती है इसकी विशेषता ये होती है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ होता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है उसके निचले इलाकों में ये खादर मृदा पाई जाती है। और मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आया है, वहां से पानी बहकर आ रहा है, तो वहां से वो गाद को बहा करके लेके आएगा अपने साथ, और नदी की जो घाटियां हैं उसके किनारे वो गाद जो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर साल वहां पे नए नए प्रकार का यानी ताज़ा गाद इकट्ठा होता है, और यही कारण है कि ये जो खादर मृदा है ये ताज़ा गाद से समृद्ध होती है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और भांगर मृदा के बारे में समझेंगे। तो इस मृदा की विशेषता ये है कि ये अक्सर जहाँ पर बाढ़ आता है जिन स्तर पर, उसके ऊपर वाले स्तर, उसके ऊपर वाले इलाकों में पाया जाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि जो भांगर मृदा होती है वो कंकर युक्त होती है, यानी कि इसमें जो है वो कंकड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी इनकी जल निकासी काफी अच्छी होती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जलोढ़ मृदा जो है वो दो प्रकार की होती है, पहला आपका हो गया खादर और दूसरा भांगर। अब खादर की विशेषता ये है कि ये बाढ़ वाले इलाकों के निचले स्तर में पाए जाते हैं, और भांगर का ये हो गया कि जो बाढ़ स्तर होते हैं वो उनके ऊपरी इलाके में, ऊपरी स्तर में पाए जाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। अब इसी के साथ ये जो मिट्टी है जलोढ़ मृदा, जो इसके रासायनिक गुण को समझ लेते हैं। तो इसमें जो है वो पोटास, फास्फोरिक एसिड और क्षार से ये भरपूर होते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। अब हम समझेंगे कि ये जो जलोढ़ मृदा है वो कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन और फल, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर ये सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली मृदा की तरफ, जिसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। यानी कि अब हम समझेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसके वितरण को समझ लेते थे। तमिलनाडु से बुंदेलखंड तक पाए जाते हैं, और ये कुल मृदा के क्षेत्रफल का 18.5% तक होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, और जिसके कारण ये जो मृदा है इसका रंग लाल होता है। अब इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि जो लाल मिट्टी उस पर अगर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो इसका रंग जो है वो पीला हो जाता है, यानी कि ये पीले रंग में बदल जाती है। और इसी के साथ रासायनिक संरचना की बात कर लेते हैं। इसमें चूना, फॉस्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब उपयुक्त फसलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, बाजरा और तिलहन, आलू और फल की खेती के लिए ये जो मृदा है ये उपयुक्त मानी जाती है, इनकी खेती यहाँ पर होती है। अब दूसरी मिट्टी के बाद समझ लिया आपने। अब हम जानते हैं अपनी अगली मिट्टी के बारे में, जिसे कि कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने इन तीनों में से कोई भी नाम आ रहा है, यानी कि काली मिट्टी, कपास की मिट्टी या रेगुर, तो आपको समझना है कि यहाँ पर बात हो रही है काली मिट्टी के बारे में। तो अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि ये जो काली मिट्टी है, ये जो कपास की मिट्टी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो क्रेटेशियस काल से इसका निर्माण माना जाता है। तो क्रेटेशियस काल में क्या हुआ कि धरातल के नीचे काफी लावा जमा हुआ था, और जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा होता गया तब निर्माण हुआ किसका? कपास की मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी का तब निर्माण हुआ है। इसकी अनूठी विशेषता ये है कि जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये काफ़ी चिपचिपी होती है, और गीले होने पर ये फूलती है। इस कारण यहाँ पर जो जुताई की क्रियाविधि है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और जब ये सूखती है मिट्टी तो ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है, इनके बीच में दरार, काफ़ी चौड़े चौड़े दरार पड़ जाते हैं। अब इसके साथ प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से कपास, दालें, गन्ना और खट्टे फल की खेती यहाँ पर पाई जाती है, और मुख्य रूप से यहाँ पर कपास की खेती होती है ये इस मिट्टी के लिए। अब इसे एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है रासायनिक संरचना की, तो ये जो मिट्टी है इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, और इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की इस मिट्टी में कमी देखने को मिलती है। अब इस मिट्टी की एक और खास विशेषता है, और वो ये है कि स्वयं जुताई प्रभाव, यानी कि ये जो मिट्टी है इसकी जुताई स्वयं से हो जाती है। कैसे? तो जब बारिश होती है तो ये जो मिट्टी होती है वो बारिश को, पानी को अपने अंदर जमा कर लेती है, जिसके कारण ये जो मृदा है इसमें नमी बनी रहती है, और ये खासकर उस समय पर उपयुक्त मानी जाती है जब मान लीजिए कोई फसल है जिसे वर्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है और वर्षा उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। तो इस मिट्टी की ये खासियत है कि जो वर्षा वाले खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, अगर वर्षा उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है तो उस स्थिति में भी जो फसल है वो सूखते नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में इतनी नमी
बनी रहती है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली मिट्टी की तरफ, जिसका नाम है रेगिस्तानी मिट्टी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेगिस्तानी मिट्टी यानी कि मुख्य रूप से आपकी रेगिस्तान में पाई जाती होगी। तो ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अब इसमें जो मिट्टी है ये घुलनशील लवणों से भरपूर होती है, यानी कि इसमें घुलनशील लवण मौजूद होते हैं। नमी कम होती है, जैसा कि आपको पता ही है कि रेगिस्तान की मिट्टी आपने देखी होगी वो रेतीली होती है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं और उसमें पानी अवशोषण करने की क्षमता जो है वो कम होती है, और यही कारण है कि यहाँ इसमें नमी कम होती है। अब यहाँ पर एक फायदा ये हुआ कि इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के लिए पानी आया, जिसके कारण यहाँ की राजस्थान की जो कृषि परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल गई। और मुख्य फसलों की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाजरा, दालें, ग्वार और चारे की खेती की जाती है। ये अक्सर ये आप देख सकते हैं वही फसल है जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल मानसूनी जलवायु के विशिष्ट होती है, यानी कि ये जो मिट्टी होती है वो मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है और मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। और ये लो ऑक्साइड से भरपूर होती है, यानी कि इसमें लो ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। अब आपको बता दें ये जो लेटराइट मिट्टी है इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ईंट। और इसकी विशेषता ये है कि जब ये मिट्टी हवा के संपर्क में आती है तो ये काफी कठोर हो जाती है। तो इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से ईंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका आगे जाकर के उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। अब पर्वतीय मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी की खासियत यही है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये पर्वतों में पाई जाती होगी। तो ये मुख्य रूप से हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे मिट्टी जो है उसकी विशेषता भी बदलती जाती है, अलग अलग होती जाती है। अब ये मुख्य रूप से बात करें तो चाय, मसाले और फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है पर्वतीय मिट्टी। अब आप यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, फॉरेस्ट और माउंटेन्स वाला एरिया जो है वो आपका डार्क ग्रीन से है। यहाँ पर अलवेल यानी जलोढ़ मृदा जो है वो आपका ये वाला इस लाइट ग्रीन कलर से, रेड एंड येलो मृदा इस रीजन में पाई जाती है। ब्लैक मृदा आप देख सकते हैं कि ये आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में पाया जाता है। लेटराइट मृदा की बात करती है जो मिट्टी कलर का है, ये आपका ये वाले जो रीजन है यहाँ पर आपका लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो इसको हम आगे डिटेल में मैप में हम समझेंगे कि किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और मृदा के बारे में भी समझ लेंगे। तो अब हम जानेंगे लवणीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया था कि ऐसी मिट्टी है जिनमें लवण और क्षार की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की उपस्थिति देखने को मिलती है। और जब आप इस मिट्टी को देखेंगे तो इनकी सतह पर आपको सफेद नमक की परत दिखाई देती है, और इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इसे रेह, कल्लर, उसर, रकर और थूर के नाम से भी जाना जाता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रीजन की बात कर लेते हैं तो ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। हालांकि ये जो मिट्टी है इसकी जल निकासी को बेहतर बना करके, इसमें जिप्सम डाल करके, चूने का छिड़काव करके, नमक प्रतिरोधी फसलें उगा करके इस मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम समझेंगे पीट और दलदली मिट्टी के बारे में। तो आपको नाम से समझ में आ रहा है दलदली मिट्टी यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर दलदल होते हैं उस एरिया में ये दलदली मिट्टी पाई जाती है। अब दलदल कहां बनते हैं, जहां पर भारी वर्षा होती है, खराब जल निकासी होती है। भारी वर्षा के कारण एक जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते आपका दलदली क्षेत्र बन जाता है, और वहां पर जल निकासी अच्छी नहीं होती है, और ये भी एक कारण है। तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर पीट और दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फॉस्फेट और पोटाश की कमी देखने को मिलेगी। अब इस स्थान की बात कर लेते हैं तो ये मुख्य रूप से केरल के कोट्टायम, अलापुझा और सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। तो ये तो हमने समझा, ये जो टोटल 8 प्रकार की मृदा होती है इनके बारे में हमने विस्तार से देख लिया।